संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस्लामी समुदाय कुकी चिन मिजोरम के लोगों के साथ अपने जातीय संबंध साझा करता है। 2. राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने की शक्ति है। 3. भारतवर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर सी। संदर्भ: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के साथ कुकी चिन बांग्लादेशी शरणार्थी मुद्दे को उठाया। बांग्लादेश से मिजोरम में प्रवेश करने वाले कुकी चिन समुदाय के सदस्यों को राज्य सरकार के रिकॉर्ड में आधिकारिक रूप से विस्थापित व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया जा रहा है, क्योंकि भारत में शरणार्थियों पर कोई कानून नहीं है। मिजोरम सरकार ने भारत में शरण लेने वाले समुदाय के लिए अस्थायी आश्रयों और अन्य सुविधाओं की स्थापना को मंजूरी दे दी है। बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाकों से ईसाई समुदाय कुकी चिन मिजोरम में लोगों के साथ जातीय संबंधों को साझा करता है। कुकी लोग भारत में मिजो हिल्स, पूर्व में लुशाई के मूल निवासी एक जातीय समूह हैं। वे भारत, बांग्लादेश और म्यांमार के भीतर कई पहाड़ी जनजातियों में से एक हैं। म्यांमार के चिन लोग और मिजोरम के मिजो लोग कुकी से संबंधित जनजातियां हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करने वाले विदेशी नागरिकों को अवैध अप्रवासी माना जाता है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा भारतवर्ष 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके वर्ष 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? 1. ये भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करेगा। 2. यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है। 3. यह अनिवासियों के बीच लेनदेन के लिए रुपये के उपयोग को बढ़ावा देता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए. 1 और 2, बी. 2 और 3, सी. 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। उत्तर डी। रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सीमा पार लेनदेन में रुपये के बढ़ते उपयोग को शामिल किया जाता है। मोटे तौर पर इस प्रक्रिया में आयात और निर्यात व्यापार के लिए रुपये को बढ़ावा देना और फिर अन्य चालू खाता लेनदेन तथा पूंजी खाता लेनदेन में इसका उपयोग करना शामिल है। ये सभी भारत के निवासियों और अनिवासियों के बीच लेनदेन है। अनिवासियों के बीच लेनदेन के लिए रुपये का उपयोग रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण में विश्वास का एक निर्णायक मत होगा। सीमा पार लेनदेन में रुपये का उपयोग भारतीय व्यापार के लिए मुद्रा जोखिम को कम करता है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यवसाय करने की लागत को कम करती है, बल्कि यह व्यवसाय के बेहतर विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यापार के विश्व स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता को कम करता है, जबकि भंडार विनिमय दर की अस्थिरता को प्रबंधित करने और बाहरी स्थिरता को दर्शाने में मदद करता है, किंतु यह अर्थव्यवस्था पर एक लागत लगाता है। विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम करने से भारत बाहरी झटकों के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है।
जैसे जैसे रुपये का उपयोग बढ़ता जाएगा, भारतीय व्यापार की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ाने तथा भारत के वैश्विक कद और सम्मान को बढ़ाने में सुधार करेगी। वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन कोप 19 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पार्टियों का 19वां सम्मेलन कोप 19 मिस्र में हुआ। 2. भारतीय रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल को परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। 3. परिशिष्ट 2 उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। उत्तर सी। प्रसंग साइट्स कोप 19 विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना कर रहे 2 भारतीय कछुओं को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में जोड़ा गया। संरक्षण की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2 भारतीय कछुओं की प्रजातियों रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल बटागूर कचुगा और लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल निसोनिया लेथी ने लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट में जगह बनाए है। यह निर्णय पनामा सिटी में पार्टियों के 19वें सम्मेलन कोप 19 में लिया गया है। प्रजातियों को परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है, जिसका अर्थ है कि प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है। साइट्स के अनुसार परिशिष्ट 2 उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें जरूरी नहीं कि विलुप्त होने का खतरा हो, किंतु उनके व्यापार की निगरानी की जानी चाहिए जिससे उनके अस्तित्व को फिर से खतरा उत्पन्न न हो सके। रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भारतीय वन्यजीव संस्थान वी के अनुसार रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल भारत, नेपाल और बांग्लादेश का मूल निवासी है तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में व्यापक रूप से पाया जाता है। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभयारण्य एकमात्र भौगोलिक क्षेत्र है जहां प्रजातियां पर्याप्त संख्या में पाई जाती हैं। लीथ सॉफ्ट शेल टर्टल मुख्य रूप से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में नदियों और जलाशयों में रहता है। कावेरी, तुंगभद्रा, घटप्रभा, भवानी, गोदावरी और मोया जैसी नदियों में इसकी उपस्थिति पर्याप्त है। अग्नि 3 मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक भारतीय इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। 2. ये 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदक शक्ति और परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी। प्रसंग भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 3 मिसाइल सामरिक बल कमान के संचालन के दायरे में है, जो भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण का हिस्सा है तथा इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये 2 चरणों वाली ठोस प्रणोदक शक्ति और परमाणु सक्षम इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल IRBM है, जिसकी रेंज 3000 से 3500 किलोमीटर है। यह 1.5 टन से अधिक का पेलोड ले जा सकती है। हाल ही में समाचारों में रही कार्बन बिलियनियर्स द इन्वेस्टमेंट एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड्स रिच पीपल
शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ए. ऑक्सफैम, बी. विश्व आर्थिक मंच, सी. विश्व बैंक, डी. IMF। उत्तर ए. कार्बन बिलियनियर्स, द इन्वेस्टमेंट एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड्स रिच पीपल। शीर्षक वाली ऑक्सफैम की रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में असतत मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ये रिपोर्ट इस तथ्य पर आधारित है कि पृथ्वी पर हर इंसान के पास कार्बन पदचिह्न है, जिसे व्यक्तिगत खपत उत्सर्जन, सरकारी खर्च के माध्यम से उत्सर्जन और निवेश से जुड़े उत्सर्जन में विभाजित किया जा सकता है। ये रिपोर्ट बताती है कि औसतन बिलियनर्स सालाना 3 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि मानव जाति के निचले 90% आबादी के औसत से 10 लाख गुना अधिक है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब मिस्र में COP27 में विश्व के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने के वैश्विक रूप से सहमत लक्ष्य को पूरा करने के लिए चर्चा चल रही है, जो जलवायु नीति निर्माण के लिए प्रभावकारी सिद्ध होंगे। यह आर्थिक असमानता और जलवायु संकट के बीच संबंधों पर एक आलोचनात्मक दृष्टि प्रदान करती है। ये रिपोर्ट इंगित करती है कि अरबपतियों के पास विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त निगमों में महत्वपूर्ण धन और हिस्सेदारी है, इसलिए वे उन निगमों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं।